मैं इंडिया और इसराइल का मैं आपको बता दूं, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड। इंडिया सबसे ज़्यादा दुनिया में लीडिंग इंपोर्टर ऑफ वेपन्स, उसमें इसराइल जो है वो इसका नंबर 4 पे आता है। इसराइल से बहुत कुछ ये लेता है, बहुत से कुछ इनकी आपस में ताउन एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज है। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि इसराइल जो है वो समझता है कि असली जो दुश्मन है अपना वो पाकिस्तान है, बिकॉज उसके पास न्यूक्लियर वेपन है और वो इस्लामिक है। इसराइल की जो फ़लसफ़ा है वो हमेशा अरबों से नहीं डरा, कभी भी नहीं डरा उन्हें, और ईरान से डरता है और पाकिस्तान और पाकिस्तान हमेशा हैज़ बीन नंबर 1 एनिमी, बिकॉज पाकिस्तान के पास ऑलरेडी बॉम्ब है। और एक दफ़ा तो ये भी खदशा था कि शायद ये बॉम्ब ईरान को दे ना दे या सऊदी अरेबिया को ना दे दे, तो वो ही सारा वक्त अमेरिकन मॉनिटर करते रहते हैं कि आपने एक्सपोर्ट किया है टेक्नोलॉजी या नहीं की। AQ खान के ऊपर यही इल्ज़ाम था ना कि वो इधर उधर कुछ लेने देने की सोच रहे थे और बातें हो रही थी उस वक्त, इसीलिए द अमेरिकन केम डाउन वेरी हार्ड ऑन हिम एंड जनरल मुशर्रफ हैड टू ईज हिम आउट। तो अब बात यह है कि आई थिंक इंडिया हैज़ लॉस्ट। ये बहुत बड़ी गैम्बल की थी नरेंद्र मोदी ने, कुछ हद तक इसने प्लानिंग जो की थी उसके अंदर कुछ चीज़ें इनको एहसास नहीं था, उसमें 2 चीज़ों का मिसिंग हो गई इनसे। एक ये कि चाइना पाकिस्तान के जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कोऑपरेशन है इन टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और दीज एयरक्राफ्ट और दीज मिसाइल्स, उनका ख्याल था कि शायद ये उस लेवल तक नहीं है जिस लेवल तक थी। उनका दूसरा ख्याल ये था कि अगर ऐसे है भी तो हमारे जो राफेल जेट्स हैं ये तो दूर से भी अटैक कर सकते हैं और ये टेक्नोलॉजी जो है वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। हमने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि चाइना ने हमें इतनी दे दी थी जिसके साथ हम वहाँ भी पहुँच सकते थे विद द हेल्प ऑफ सर्टन अदर टेक्निक्स इंक्लूडिंग एवैक्स। इसका पहले भी मैंने जिक्र किया है, गाइडेंस के लिए और रेडार लोकेशन के लिए। और जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन हुई है बिटवीन द एयर फोर्स, आर्मी एंड द वेरियस टेक्नोलॉजिकल यूनिट्स, सुपर्ब। इनका ख्याल था ये नहीं हो सकेगा, तो मेरा ख्याल है कि देव लर्न दिस। अब इसमें तो बहुत सी चीज़ें समझ आ गई ना। एक तो ये कि आपको पता पुराने ज़माने में ये होता था कि एक तरफ अमेरिकन टेक्नोलॉजी होती थी, ये वेस्टर्न, दूसरी तरफ सोवियत होती थी या रशिया, तीसरी चॉइस ही कोई नहीं थी। इंडिया ने सोवियत यूनियन की तरफ गया, पाकिस्तान अमेरिका की तरफ गया, एंड इसी तरीके के साथ मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने कैंप्स सेलेक्ट किए और हथियार उनसे लिए। अब ये हो गया है कि चाइना हैज़ एंटर्ड द इक्वेशन एंड रशिया जो है वो हट गया बीच में से। रशिया तो अब उस किस्म के हथियार बना के एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, वो तो इंपोर्ट कर रहा है खुद, चाइना से लेता है इधर उधर से। तो सो आई थिंक चाइना इज़ नाउ एंटर्ड दिस फील्ड। और ये जो कुछ हुआ है इसमें वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को बड़ा धक्का लग गया। और जो लोग शक करते थे कि चाइना की जो डेवलपमेंट हुई है वो बहुत ज़्यादा है, हमें पता नहीं है, और ख़दशा था कि शायद काफ़ी हो, तो ये तो अब लोग ये कह रहे हैं ये तो ये राफेल जो वगैरह है ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो अमेरिका का F-35 है जो अमेरिका ने किसी को नहीं दिया है, मेरे ख्याल इसराइल को दिया होगा, किसी को नहीं दिया, लोग मांग रहे हैं, मिल नहीं रहा है। अब लोग ये कह रहे हैं कि चाइना तो 6th जनरेशन पे पहुंच गया है, और लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये हैं कि चाइना ने जो अपनी आर्मी के लिए जो जहाज़ बनाया है जिसकी F-35 से भी आगे है, वो उसने किसी को नहीं दिया। अच्छा। अब ये खदशा है कि शायद वो पाकिस्तान को दे दे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चाइना का जो इंटरेस्ट है, कंसर्न है और स्टेक्स है बहुत हाई है। और इंडिया के एंकर्स ने बहुत कोशिश की है चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स को लेके उनसे ये बात करवाने की कि भाई आप कुछ नहीं करेंगे अगर इंडिया और पाकिस्तान का मसला। और हर एक ने ये कहा है कि हमारा जो है ना पाकिस्तान के साथ आयरन क्लैड, एंड ये आप गलत फहमी नहीं होनी चाहिए आपको, वी विल कम टू पाकिस्तान। और फाइनली जिस बात के ऊपर भी तवज्जो नहीं दी जा रही, ये मेरी पेशन गोई है, ये बात आगे आएगी कि चाइना ने इस दफ़ा पाकिस्तान की हेल्प कैसे की है इनडायरेक्टली। ये तो डायरेक्ट है ना जी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो गई, जी ठीक है, और वो सिखा दिया और सब कुछ कर दिया, बट इनडायरेक्टली क्या चाइना ने किसी और तरीके के साथ साइबर वॉरफेयर किया है इंडिया के अंदर, जो कि सिर्फ चाइना ही कर सकता है और पाकिस्तान नहीं कर सकता। इसकी जो हवाला है वो इंडिया के एक्सपर्ट जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, परवीन साहनी साहब, उन्होंने इसकी तरफ तवज्जो 2-3 दफ़ा अपने वीडियो लॉग्स में बताई है कि चाइना के पास जो साइबर अटैक की जो फैसिलिटीज़ हैं वो दे आर द आउटस्टैंडिंग, और वो जब भी चाहें वो
they can use those to attack India and knock it out. और अभी जो खबरें आ रही हैं कि इंडिया की एनर्जी सिस्टम्स, ग्रिड सिस्टम्स, रेलवे सिस्टम्स, ये सब जगह पे जो हैकिंग हुई है किस्म की, एंड सस्पिशन इज़ कि ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये सब कुछ हुआ है। इंडिया को समझ ही नहीं आई हुआ क्या है। कहीं कहीं तो इंडिया ने खुद ब्लैकआउट्स किए हैं शहरों में, ठीक है ना, और कहीं कहीं खुद ही ब्लैकआउट हो गए हैं। हाँ, हो गए हैं। और अब वो इसी में पड़े हैं कि किसने किया है या हमने किया है। 70% के अराउंड बताया जा रहा है कि साइबर अटैक्स हुए और वहाँ। सो आई मीन, सो यू नो, इंडिया सडनली हैज़ टू नाउ रियलाइज कि ये बिटवीन टू अनइक्वल पावर्स जंग नहीं है। इंडिया थिंक्स कि दे वर द बिग बुली एंड पाकिस्तान क्या है। I think now they realize कि when they fight Pakistan, they are fighting China and Pakistan. तो मेरा ख्याल है इंडिया और कोई एडवेंचर की तरफ मुश्किल हो गया इसके बाद। इसीलिए इट वाज सो इम्पोर्टेंट कि ये न्यू जो नॉर्म है ये इस्टेब्लिश ना हो। अब जो न्यू नॉर्म इस्टेब्लिश हुआ है वो इंडिया वाला न्यू नॉर्म नहीं है, वो पाकिस्तान और चाइना वाला न्यू नॉर्म है कि यू टच पाकिस्तान एंड यू आर टचिंग चाइना एंड पाकिस्तान। तो आई थिंक लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए कि इंडिया अपना न्यू नॉर्म इस्टेब्लिश नहीं कर सका और चाइना और पाकिस्तान ने मिलके एक न्यू नॉर्म इस्टेब्लिश कर दिया है, जो कि इंडिया को सबक ऐसा सिखाया है कि आगे से ये काम मत करना। अगर इंडिया ऐसा ना करता तो शायद ये इस्टेब्लिश ना हो पाता। अपने ही डी में गोल कर दिया इंडिया ने। सो आई थिंक दीज आर द टू टेक अवेज दैट आई टेक। और फाइनली चाइना को जो फ़ायदा हुआ, एक तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी ट्राई कर ली, बगैर जंग लड़े और टेस्ट कर ली, ठीक। और वो भी एक ट्रस्टेड पार्टनर के साथ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ ये कि इंडिया को और अमेरिका को भी पैगाम चला गया कि अगर चाइना ताइवान टेक ओवर करना चाहता है, देखिए ना, उनके लिए तो ताइवान इज लाइक कश्मीर टू अस, जी, ठीक है ना। तो चाइना हैज़ इंडिकेटेड कि वी हैव द, हम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, वी कैन टेक ऑन इवन अमेरिका। तो अब बात यह है कि दीज आर सिग्नल्स, ये इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर सिग्नलिंग होती है। ये जो छोटी सी जंग थी जिसका इम्कान था शायद ये बड़ी हो जाए, ये बहुत तारीख़ में इसकी बहुत जिक्र आएगा, बहुत इससे सबक सीखे जाएंगे। इसके बाद बहुत सी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होगी और नए सिस्टम्स बनेंगे। एग्जाम्पल ओनली वन, आई एम नॉट अ मिलिट्री एक्सपर्ट, ये जो राफेल को न्यूट्रलाइज किया ये कोई छोटी बात नहीं थी। अभी पूरे डिटेल नहीं निकले कि किस तरीके से इसको किया गया। क्या इंडिया के पायलट्स आर नॉट ट्रेंड इनफ? क्या जहाज में कोई कमी है? ठीक, कुछ लोग कहते हैं ना कि जी इंडियन पायलट्स जी वो महारत नहीं रखते, ट्रेनिंग ठीक नहीं होती। जहाज तो बहुत, फ्रेंच तो यही कहेंगे, सोफिस्टिकेटेड जहाज थे, 4.5 जनरेशन था। इन्होंने इनको चलाने नहीं आए ये। मगर फिर बात निकलेगी बाहर कि पाकिस्तानियों ने क्या किया, अपने रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल किया, और उसमें बड़ी इनोवेटिव और बहादुरी भी इम्पॉर्टेंट है, और प्रोफेशनलिज्म भी इम्पॉर्टेंट है, और कोऑर्डिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, और टेक्नोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट है। ये पूरी सबक इससे ऊपर पेपर्स लिखे जाएंगे। अब क्या पाकिस्तान शेयर करेगा ये नॉलेज के कैसे हमने किया या नहीं किया, मगर एक्सपर्ट्स जो हैं दे विल जॉइन द डॉट्स एंड दे विल फाइंड आउट कि हाउ इट हैपेंड। अब उसके अगेंस्ट फिर आगे चीज़ें डेवलप करेंगी। आई थिंक दिस इज़ बीन अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन वॉरफेयर एंड इन डिप्लोमेसी। अमेरिका पहले दूर हो गया, मेरा तो ये शक था कि उनको लूप में ले लिया इंडिया ने। एवनी वैंस आ गया अपनी फैमिली लेके वहाँ, क्या कर रहा था वहाँ बैठ के, क्या बहुत बड़ी कोई वहाँ कोई एग्रीमेंट्स हुई हैं। आई थिंक माई सेंस इज कि इंडिया ने वैंस को बता दिया था कि हम करेंगे। अच्छा, जब ये इंसिडेंट हुआ तो बता दिया कि हम करेंगे। वैसे इनको समझाया होगा कि देख लो उल्टा ही ना गले पड़ जाए। तो देखा नहीं हमने सब कुछ वर्कआउट कर लिया, पाकिस्तान ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, हमने न्यू नॉर्म बनाना है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके साथ चाइना भी अंडरमाइन होता है अगर पाकिस्तान अंडरमाइन होता है। तो उसने कहा होगा अच्छा चलो कर लो, मगर ज़रा हाथ ख्याल रखना और हमारी तरफ मत आना, वी डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व। पता लग गया था उनको, बता दिया था। वो चले गए, उससे जाके ट्रंप को कहा, ट्रंप ने कहा कि हाँ ये होने लगा रहा है, बड़ा पुराना है, हमने अपने आप को दूर कर लिया जी। मगर बाद में उन्होंने जब वो स्टेटमेंट आया था वैंस का था, जिसमें उसने कहा कि वहाँ टू द एक्सटेंट दैट पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म, उन्होंने कहा था इंटरव्यू में, उस हद तक कि पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कोई तो इंडिया कर सकता है, लेकिन वो इलाकाई तनाज़े में ना बदले वसीतर। तो उससे पता लग गया था कि ये करेगा, उसको पता है।
ये क्या बात थी? मैं आपको पता है मैंने यहाँ ऑब्जेक्शन रेज किया था कि ये इसने क्या बात की, आपने कहा था प्रोटेस्ट के ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे, इससे मतलब है ये मिली भगत है, ये हाँ। तो पता है इसको क्या होने जा रहा है, एंड सो ऑन. सो आई थिंक ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. इसमें पाकिस्तान, इसमें इंडिया के लिए भी, नरेंद्र मोदी के लिए भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आसिम मुनीर साहब के भी हैं, इस हुकूमत के लिए भी हैं, उनकी हुकूमत के लिए भी है, विच वी कैन डिस्कस गोइंग फॉरवर्ड. सर साहब, कल रात से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है. कल के शो में आपने बहुत सी प्रेडिक्शन की थी और एक नक्शा खींचा था कि सूरत हाल किस तरफ जा सकती है, और इसके बाद जैसे ही रात को घरों को वापसी हुई तो इंडिया की तरफ से जारहाना पेशकदमी जारी रही, और यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के डिफरेंट मिलिट्री बेसिस हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई. 3 मिलिट्री बेसिस पे अटैक की इतलात आई और उन्होंने दावे किए, लेकिन हमारे DGI-SPR रात को भी एक्टिव थे. 2 बार उन्हें आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताना पड़ा कि इंडिया अभी भी इश्ताल अंगेज़ी से बाज नहीं आ रहा. उससे पहले जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो ये बता रही थी कि इंडिया ने आदमपुर एयरबेस से कुछ मिसाइल्स फायर किए हैं जो उनके अपने इलाकों में गिरे हैं, और इवन कि उनमें से एक उनके अपने पंजाब में गिरा है, और वहाँ सिख आबादी को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, जो कि मज़मूम है. उसके बाद 3 बजे के आसपास, क्योंकि बेचैन रातें हैं आजकल और इंडिया पाकिस्तान की कशमकश सोने नहीं दे रही, बहुत से लोगों की नींदें हराम है, तो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आई जिसमें उन्होंने ये बताया कि इंडिया ने नूर खान एयरबेस, शोरकोट एयरबेस और मुरीद एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की, जो कि नाकाम बना दी गई, एंड दैट वाज इनफ. सभी जगहों पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये सवाल किया जा रहा था कि पाकिस्तान कब इस बात का बदला लेगा, इट इज़ इनफ नाउ. तो जाते जाते DGI-SPR ने बहुत खूबसूरत इंग्लिश में एक जुमला बोला. उन्होंने कहा नाउ जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, और ये कहते हुए उनके चेहरे पर एक अज़्म था, जिसके बाद 4 से 4:30 के दरमियान खबरें आना शुरू हुई कि पाकिस्तान ने अपने बदले लेने का आगाज़ कर दिया है. और उसके बाद DGI-SPR का वो बयान याद आया जो उन्होंने पहली बार कहा था कि जब पाकिस्तान हमला करेगा तो इंडियन मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर दुनिया बताएगी. तो सेठी साहब, दुनिया ने बताया, यहाँ तक कि बरतानवी सहाफ़ी, अमरीकी सहाफ़ी, CNN के सहाफ़ी ये बरमला एतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने क्या किया. जी, निक रॉबर्टसन बहुत पुराना घोड़ा है, बहुत नॉलेजेबल है, इसने दुनिया के बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स कवर किए हैं, इज़ वेरी वेरी हाईली रिस्पेक्टेड, बहुत इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर है, रिपोर्टर है, एंड एज आई सेड वेरी हाईली रिस्पेक्टेड. इसमें जो उसने मोटी बात की है कि इंडिया ने अमेरिका से कहा कि सीज़ फायर कराएं, दिस इज़ द टेक अवे फ्रॉम दिस. पहली. दूसरी चीज़ उसने ये कही है कि पाकिस्तान रिस्ट्रेंट शो कर रहा था, मगर इंडिया ने जो 3 एयरपोर्ट्स के ऊपर हमला किया पाकिस्तान में इन दी अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, उसके बाद पाकिस्तान ने फिर वो फैसला कर लिया कि अब कर दो. जिसका हवाला आपने दिया कि DGI-SPR 3 बजे के करीब गुस्से में उठ के कहे कि अब देखें हम क्या करते हैं. उस वक्त तक ये हमले हो चुके थे. तो इसलिए मेरा ख्याल है कि दुनिया की नज़रों में पाकिस्तान जीत गया है, ये फतेहयाब हो गया, फतेहयाब है. और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे कुछ लोगों ने कल पूछा कि आपका क्या ख्याल है, कहाँ तक जाएगी ये बात, क्या होगा क्या नहीं होगा. अब ये बड़ा मुश्किल होता है इस बात के ऊपर तबसरा करना कि यू आर नॉट सिटिंग इनसाइड द रिंग कि कौन इंडिया के क्या प्लान्स हैं क्या नहीं है. मगर जो चीज़ें नज़र आ रही थी, जिनको अगर आप इकट्ठा करते तो कुछ ना कुछ कहानी बनती थी. कल मैंने देखा कि इंडिया की आज वो जो खातून मुसलमान औरत, इन्होंने सोफिया कुरैशी को, वो बैठी हुई थी और वो ब्रीफ कर रही थी, और उन्होंने उसमें जिस तरीके से बात की, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया तैयार है, अगर पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करता तो इंडिया इस चीज़ को रोकने के लिए तैयार है. उससे मुझे समझ आ गई कि इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान रिटेलिएट करे, और अभी ये रोकने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका ख्याल है कि अभी फिर भी गुंजाइश है अगर पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करता, क्योंकि इंडिया को डर था कि ये रिटेलिएशन अगर होगी तो हम क्या करेंगे, और हम फिर एस्केलेशन करनी पड़ेगी, दुनिया हमें कहेगी कि आपने एस्केलेट किया है. और पाकिस्तान ने ये वाज़े कर दिया था कि हम जो रिटेलिएशन करेंगे, जवाबी कार्रवाई करेंगे, वो एस्केलेशन नहीं है, वो हमारा हक बनता है. आपने हमें अटैक किया है, वो आपके अटैक के अंदर आपके जहाज़ गिर गए, आपका ये हो गया, वो अलग बात है. हमने हमला नहीं किया था, आपने हमला किया, अब हमने आप पे हमला करना है. तो मगर आप देखें कि पाकिस्तान पूरा एक दिन, 2 दिन चुप बैठा रहा है कि अब क्या करें क्या ना करें, और कोशिश यही होती रही कि इंडिया समझ जाए इस बात को. मगर जब ये अटैक आई है, और ये ज़रूर कहा पाकिस्तान ने कि हम करेंगे मगर सोच के करेंगे, और इसलिए उन्होंने मौका दिया सऊदी अरेबिया को, अमेरिका को, टर्की को कि कोई रोल अदा करना चाहते हैं तो करें.
नहीं तो फिर हमें करना पड़ेगा जो हम करना जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कंडक्ट किया, अपना डिप्लोमेसी भी अच्छी की है और ऑफ कोर्स फायर पावर भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया है। और अब बड़ा इंडिया बहुत बड़ी मुश्किल में आ गया था जब हमने ये उनके जो ठिकाने हैं एयरफील्ड्स जहाँ उनकी कोई मिसाइल्स भी स्टोर्ड हैं जी, ब्राह्मोस के डेपोस थे। हाँ देखिए ना, बियास के अंदर ब्राह्मोस मिसाइल्स हैं, उधमपुर के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, पठानकोट में एयरफील्ड है जी, जलंधर में एयरबेस है, गुजरात के अंदर मल्टीपल मिलिट्री लोकेशंस हैं, दिल्ली में मिसाइल इंटरसेप्टेड दिल्ली भी सेट थी, राजस्थान के अंदर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, श्रीनगर में एयरबेस, चंडीगढ़ के अंदर वेपन डेपो न्यूट्रलाइज्ड, और जो इनका जो सबसे बड़ा मिसाइल डिफेंस है द S-400 उसको भी न्यूट्रलाइज करना था बिकॉज पाकिस्तान की जो अटैक कुड बी न्यूट्रल कुड बी डेंटेड। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी सोच समझ के ये चुने थे और बड़ी ख़तरनाक किस्म की स्ट्राइक्स की इन्होंने। मेरा ख्याल है इंडिया ये तवक्को नहीं कर रहा था कि इस लेवल की स्ट्राइक्स पाकिस्तान करेगा, या ये भी नहीं कर रहा था कि अगर करना भी चाहे तो शायद इनके पास ये मिसाइल्स नहीं हैं, क्रूज़ मिसाइल्स जो कि ये कर सकती है। एंड सो आई थिंक पाकिस्तान जो उन्होंने कहा था पाकिस्तान ने किया और इंडिया तवक्को नहीं कर रहा था। उसके बाद इंडिया के लिए बड़े सीरियस प्रॉब्लम हो गए कि अब हम कहाँ जाएँ। इसके बाद ड्रोन्स हमने ट्राई कर लिया, राफेल हमने ट्राई कर लिया, हमने मिसाइल्स भी फेंक दी हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर और वो भी शूट डाउन हो गई, पाकिस्तानियों ने उसको भी डिफेंस कर लिया, एक आध निकल गई। तो अब पाकिस्तान ने तो बहुत बड़ा हमला काउंटर कर दिया, तो हम कैसे आगे, अब हम क्या करेंगे जी। और ज़्यादा अगर हमने कुछ सारा कुछ ही फेंक दिया तो फिर ये ना हो कि चाइना भी ऊपर से शुरू हो जाए कुछ। और इस वक्त तो चाइना ने वाज़े कर दिया था कि चाइना विल सपोर्ट पाकिस्तान। तो आई थिंक उस वक्त इंडिया को यही सोच हुई कि अब लेट्स गो फॉर सीज़ फायर, और इन्होंने फिर अमेरिकनों को कहा कि आप सीज़ फायर हमारे लिए कराएं। ये अब वाज़े हो गया कि हमने नहीं कहा, हमें तो लोग अप्रोच कर रहे थे कि आप मत करें, आप मत करें, आप मत करें, और हमारा मौक़िफ़ यही था कि इंडिया ने ये किया, हम करेंगे तो सही जी। मगर देखिए ना, उन्होंने पानी के ऊपर भी धमकी दी हुई है हमें और ये भी किया है, तो हम करेंगे तो सही। तो आप उनको समझाएं कि ये न्यू नॉर्मल हम नहीं होने देंगे। तो ये मतलब हमारी तरफ से पैगाम बड़ा लाउड एंड क्लियर चला गया था। और मेरा ख्याल है जब ये हमने स्ट्राइक्स की है ना उनके एयरफील्ड्स के ऊपर इन रिटेलिएशन अगेन, उसके बाद इंडिया को समझ आ गई कि ये जंग जीत नहीं सकते। फिर उन्होंने सोचा कि अपने लॉसेस को कट किया जाए, जो कि उन्होंने ये फिर सीज़ फायर करवाई है। अच्छा, इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, गए किसके पास? डोनाल्ड ट्रंप के पास। डोनाल्ड ट्रंप के पास गए हैं, ये उसी के पास गए हैं जिसको ये शुरू से ही वैंस को इंडिया आया हुआ था, उसी को कन्विंस कर रहे थे कि पाकिस्तान ने ये किया और हम हमला करेंगे। ये मैं आज कन्विंस्ड हूँ कि इन्होंने वैंस को बता दिया था कि हम कुछ ना कुछ करेंगे। वैंस ने ये सोचा, जब उसको पूछा गया, जब वो वापस गया तो ट्रंप को पूछा गया, तो वैंस का ये स्टेटमेंट था कि इंडिया जो है वो कह रहा है कि वो जिस हद तक पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट बेसिस हैं तो इंडिया शायद स्ट्राइक करे। उसने इशारा कर दिया था कि उसको कुछ पता है। बस हमने कहा है इंडिया को कि ये वसी तर इलाकाई तनाज़े में नहीं बदलना चाहिए, आप रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। ठीक है ना, इंडिया ने उनको बता दिया था हम करने जा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि उसकी सपोर्ट चाहते थे। मगर जाके वैंस ने जब ब्रीफिंग दी होगी CIA ने ट्रंप को कि तो इंडिया खुद ही कर रहा है सारा कुछ, तो इसीलिए उन्होंने सोचा ज़रा हैंड्स ऑफ हो जाए, क्योंकि हम वी कांट डोंट वांट टू बी पार्टी टू दिस। तो मेरा ख्याल है इसीलिए वो पीछे हट गए थे। फिर इस दफ़ा जब इंडिया ने इनको कहा कि आप प्ले अ रोल, तो फिर वो फ़ौरन कूद गए, कि उनको पता है उनके पास लेवरेज है, बिकॉज ईरान वाले भी आए और उसके बाद टर्की भी आया, और तो पाकिस्तान ने बात सुन ली, उनको अपना मौक़िफ़ भी बता दिया। सऊदी अरेबिया जो आया वो अमेरिका के कहने पे आया। अच्छा। और वो बात वही हो रही थी, उनको भी यही हमने बात कही कि जी आप इंडिया को कहें कि ये न्यू नॉर्मल हम नहीं इस्टेब्लिश करेंगे, हम अपने अटैक करते हैं, उन्हें कहें फिर काउंटर ना करें और ख़त्म कर दें। अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग से हुआ? इस वक्त कन्वे कर दिया था उनको, इसीलिए फिर इंडिया तैयार हो गया। इसीलिए फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई कि अगर पाकिस्तान ये रिटेलिएशन नहीं करता तो हम तो ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस पर काफ़ी टूइंग एंड फ्रोइंग हुई है, इंडिया ने अपनी पोजीशन तब्दील की है, एंड आई थिंक उसकी जो फाइनल पोजीशन वही थी जो कि हमारी जो अटैक काउंटर अटैक आई है उसके बाद
तो इंडिया को समझ आ गई कि ये अब मामला जो है इनके हाथ से निकल रहा है। क्या वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान ये करेगा, क्योंकि वो पुश करते रहे मुसलसल, नर्व टेस्टिंग पाकिस्तान की करते रहे, छेड़खानी करते रहे, पंगा लेते रहे। उनका ख्याल नहीं था कि इस हद तक ये कामयाब होंगे या ये करेंगे। उन्होंने सोचा कि हमने इनको धमकी दे दी है, इनके पास कुछ नहीं है, हमने इनके पास जो था वो हो गया इनके जहाज़ों का, इनके पास ड्रोन्स भी उस किस्म की नहीं है जिस किस्म की हमारे पास है, इनके पास मिसाइल्स भी उस किस्म की नहीं है, और हमारा S-400 सिस्टम जो है अगर ये करेंगे भी तो उसको हम एक्टिवेट कर देंगे। आफ्टर ऑल $1.5 अरब का सिस्टम है वो जी। और वो इसीलिए रखा हुआ है पाकिस्तान के लिए, मगर वो तो बिल्कुल फेल हो गया, वो तो हमारी एक मिसाइल भी नहीं गिरा सका बिकॉज हमने स्ट्रेट अवे उसको टारगेट किया और उसको पता था हमें कहाँ कहाँ है बैटरीज उसकी, उसको टारगेट किया, उसको नॉकआउट कर दिया। अच्छा, नॉकआउट का आयशा ये मतलब नहीं होता कि आप फिज़िकली साइड के ऊपर आप जाके ठाओ और वो तबाही हो जाए, नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, ये कंप्यूटराइज सिस्टम्स हैं, वो उनको नॉकआउट करना मुश्किल नहीं है। जैम कर दिया, जैम नहीं, वो मतलब है उनके इतने चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है कि कहीं भी कुछ डिस्टर्ब हो जाए तो वो सारा सिस्टम उड़ जाता है, उसकी एनर्जी सप्लाई ख़राब हो जाए, उसके अंदर ग्लिच आ जाए कंप्यूटर के अंदर, दे यूज़ दोज टू जो ट्रैकिंग सिस्टम है सारा कुछ, तो इट्स हाईली सेंसिटिव। तो अगर वहाँ इर्द गिर्द भी बम फट रहे हों तो वो सिस्टम उड़ जाता है। तो ये तो होता है कि इसको छुपा के रखते हैं कि जब वो, इसीलिए आपको पता है कि जब ये हमास ने वो ड्रोन्स भेजे थे वो इसीलिए था ना कि वो कह रहे थे कि देखेंगे मिसाइल्स कहाँ से आती हैं जी, मिसाइल्स जहाँ से आती है हमें पता चल जाएगा कि यहाँ इनकी बैटरीज है मिसाइल्स की। ठीक, दैट वाज द पर्पस ऑफ दोज ड्रोन्स। इनका भी यही पर्पस था